बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 वेव सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा। एंड नाउ इंशाल्लाह इसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। डायफ्रैक्शन है, छोटा सा टॉपिक वो लगाएंगे एंड देन चैप्टर क्लोज है। पोलराइजेशन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके दो मेथड्स हैं, हम वो भी करके कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को विद इन फ्यू मिनट्स हम क्लोज कर दें। आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक, तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, देखना होगा कैसे। मैं कोई लंबी चौड़ी तवीलें नहीं लिखाऊंगा, आपकी बुक पे इसकी थ्योरी ज़्यादा लिखी होगी, चार बातें समझा के आपसे इजाज़त लूंगा। मेरी बात सुनिएगा। देखें, 1864 से पहले ना, मैक्सवेल के आने से पहले हाइजीन अपनी थ्योरी पेश कर रहा था लाइट के बारे में, और हमें नहीं पता था कि लाइट की नेचर क्या है। समझ आ गई बात की। मैक्सवेल ने 1864 में आके बताया, यार जो आपके पास लाइट है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात है क्या, फिर वो थोड़ा सा उसके पीछे बैकग्राउंड बता के और हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसने कहा लाइट, ये बातें लिखिएगा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर उसने बोला कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको पता कैसे चला? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफर वेव, ये लिखिएगा। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ी सी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, इट इज साथ साथ समझते जाएंगे। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स that has both electric and magnetic properties, that has both electric and magnetic field, लिख लीजिएगा, electric and magnetic field। मैक्सवेल के आने से पहले एक बात पता चल चुकी थी। क्या पता चल चुकी थी? 1864 से पहले ये बात हमें पता लग चुकी थी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उससे पहले ही हमें पता लग चुका था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और एंड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हमें मैक्सवेल से पहले ही पता कर चुकी थी। और जब मैक्सवेल इस पे काम कर रहा था, मैक्सवेल ने काम कैसे किया, ये डायग्राम आपने बनानी है, इस टॉपिक के साथ बनी हुई नहीं है आपकी किताब में, लेकिन आपने लाजमी बनानी है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास इसका वाई एक्सिस है, और ये आपके पास डायगोनल में आपके पास कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। ठीक हो गया। मैक्सवेल ने क्या, मैक्सवेल जब काम कर रहा था उसने देखा कि चेंज, ये उससे पहले उसको पता था कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कैसे? मैं ऊपर वाली साइड पे आपके पास थोड़े तेज मार्कर से चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ। लाइन बड़ी हैं, बड़ी से छोटी लाइन की तरफ आता जा रहा हूँ। ये आपकी बुक पे डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब क्या हो रहा है? प्रोड्यूस, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, कि उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे वाली साइड पे बनाऊंगा थोड़े लाइट मार्कर से, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जा रहा है। ठीक है, ये इस पे काम कर रहा था मैक्सवेल। ऊपर वाली साइड पहले उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, चलें इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, नीचे उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब ऊपर वाली साइड पे वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ऊपर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और नीचे वाली साइड पे अब वो क्या बनाने जा रहा है? नीचे वाली साइड पे वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा हम गाढ़े मार्कर से, तेज मार्कर से बना रहे हैं। ठीक हो गया। ये यहाँ पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। उसने कहा
कि लाइट की जो बेसिकली है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, खुद ही प्रोपगेट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए आगे ऐसे जाती है। आपकी बुक पे ये डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनी हुई है, लेकिन वो आपको फील्ड नजर आ रहा होगा थोड़ा सा ऐसे, बिकॉज एक्स एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है आपके पास, ये डायगोनल होता है किसके, ये मतलब ऑर्थोगोनल होता है या परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस के। तो आपने डायग्राम ऐसे बनानी है कि आपको ये लगे कि ये वाकई ही परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। तो उसने देखा यार कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता था, और ये सेल्फ प्रोपोगेशन हो रही थी इसकी, कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बनता जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाता था। तो फिर उसने देखा यार लाइट बेसिकली क्या है, ये तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसके पास दोनों की प्रॉपर्टी मौजूद है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसके बाद आपको दो तरह की लाइट के बारे में पता होना चाहिए। एक है आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट, ये थोड़े से कंसेप्ट है छोटे छोटे, इनको सीखिएगा। अनपोलराइज, अगली हेडिंग दे दीजिएगा पोलराइज्ड लाइट। ये जो आपके पास लाइट फ्रॉम सन, कैंडल, ये आपके जो बल्ब्स है इलेक्ट्रिकल, इनसे जो लाइट आती है, लिखिएगा इसके बारे में, लाइट फ्रॉम सन, कैंडल एंड कोई भी ऐसा आपके पास सोर्स है जो आपको लाइट देता है, और वो दोनों डायरेक्शन में, वो लाइट एक्स एक्सिस में भी मूव हो रही है और जेड एक्सिस में, या मतलब सिंपल सी बात कि वहां पे आपको नजर आ रहा है कि वो दो डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऐसी कोई लाइट है जिसकी डायरेक्शन दो साइड्स पे, दो साइड से मुराद वो एक्स एक्सिस पे भी मूव हो रही है, वाई एक्सिस पे भी मूव हो रही है। ठीक है। तो उसको हम बेसिकली अनपोलराइज्ड लाइट का नाम देते हैं। कहता है लाइट फ्रॉम सन, कैंडल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब वाइब्रेट इन मैनी प्लेन्स perpendicular the direction of field, vibrate in many plane perpendicular to the direction of field. It is basically called unpolarized light. Unpolarized से मुराद, ये बेसिकली आपके पास अनपोलराइज की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई, और डायग्राम बेसिकली ये है कि जो लाइट एक्स एक्सिस में भी मूव हो रही है, जिसके पार्टिकल्स आपको बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए नजर आए, आप ये कह सकते हैं कि वो अनपोलराइज लाइट है। इसके बाद पोलराइज लाइट के बारे में लिखिएगा, पोलराइज लाइट, ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपने लिखनी है, फिर इसके बाद हमें पता चलेगा कि पोलराइजेशन क्या होता है। डायरेक्टली बुक वाले टॉपिक को रटा मत मारिएगा, ये बहुत इजी सा टॉपिक है। पोलराइज्ड लाइट जब भी आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करके देंगे, लाइट डेट वाइब्रेट्स ओनली इन वन प्लेन इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। लाइट डेट वाइब्रेट्स ओनली इन वन प्लेन। सादी सी बात, ऐसी लाइट जो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करे या सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करे, एक प्लेन में मूव करे, उसको हम पैरेललाइज्ड लाइट का नाम देते हैं। अनपैरेललाइज्ड कौन सी, जो दोनों प्लेन में मूव करें, जो परपेंडिकुलर बनाए एक दूसरे के साथ, ये देखें परपेंडिकुलर बन रहा है, जो दोनों एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हो, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट का। और दूसरी आपके पास क्या है, पोलराइज्ड लाइट। और इसके बाद तीसरी आपके पास जो डेफिनेशन बनने जा रही है, जो टॉपिक का नेम है आपके पास पोलराइजेशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनने जा रही है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट, द प्रोसेस, डेफिनेशन लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट into polarized light called polarization. पोलराइजेशन की डेफिनेशन इसी बहाने हमें पता चल गई कि अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट में जब कन्वर्ट करते हैं, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मूव होने वाली लाइट को सिर्फ एक एक्सिस में मूव करवाते हैं, उसको हम पोलराइजेशन का नाम देते हैं। कैसे, हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि जो लाइट एक्स एक्सिस पे आ रही, जो इसके पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पे मूव हो रहे हैं, उनको तो हम ट्रेवल करने दें, लेकिन वाई वाले को रोकेंगे। वाई एक्सिस वाले पार्टिकल्स को, लाइट के पार्टिकल्स को, जो सन से आ रहे हैं, जो कैंडल से आ रहे हैं, जो लाइट से आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब से आ रहे हैं,
उनको हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आगे ट्रांसफर ना हो, सिर्फ एक एक्सिस का प्लेन मूव करे, सिर्फ या तो एक्स का मूव करे या तो वाई मूव करे, तो वो बन जाएगा मेरे पास पोलराइजेशन। और इस पूरे प्रोसेस का नाम आप वो बन जाएगी पोलराइज्ड लाइट, और उसको हम पूरे प्रोसेस को हम पोलराइजेशन का नाम देते हैं। इसके बाद हम दो मेथड्स पढ़ते हैं इसके। पोलराइजेशन बाय पोलराइज्ड फिल्टर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में, और इसके मेथड क्या हैं आपके पास, उनके बारे में हम जानते हैं। बहुत इजी सा है, कोई इतना मुश्किल इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है थ्योरेटिकल टॉपिक है, डेरिवेशन इसकी नहीं है, बट कोशिश कीजिएगा, इसको सीखिएगा। लॉन्ग में आता है तो लिखिएगा, लॉन्ग में नहीं आता तो शॉर्ट ऑफ कोर्स यहाँ से बनेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और वो इसमें से एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। हेडिंग दीजिएगा वेरियस मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। द फर्स्ट मेथड नेम इज पोलराइजेशन बाय पोलराइड फिल्टर। अच्छा, पोलराइड फिल्टर की मदद से हम पोलराइजेशन करने जा रहे हैं। होता क्या, वैसे जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करेंगे, सुनिएगा। आपके पास ये एक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक लैंप है, या आपके पास बल्ब है, या कोई चीज भी है सर, ये आपके पास लैंप है, यहाँ से लाइट के पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं। मेरी बात डायग्राम समझिएगा, मैं कहानी खत्म करूंगा। लाइट के पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं और वो लाइट आपके पास कौन सी है सर, अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी सर, अनपोलराइज्ड। वो एक्स एक्सिस में भी मूव हो रही है, वो वाई एक्सिस में भी मूव हो रही है। वो सादे से लफ्जों में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी। वो सादे से लफ्जों में चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास लैंप है, ये आपके पास कौन सी लाइट है, इससे निकलने वाली अनपोलराइज्ड लाइट है। इसके सामने मैंने एक फिल्टर रख दिया। ये फिल्टर सुनिएगा, कौन सा फिल्टर, इसका नाम पोलराइड फिल्टर है। पोलराइड फिल्टर, इस फिल्टर का नाम पोलराइड फिल्टर है। सर अगली बात आपको खुद समझ आ जाएगी, थ्योरी के लिए मैं इतनी ड्रैगिंग नहीं करूंगा। इसमें ये पूरी मतलब एक खिड़की नुमा है, और खिड़की में ये चार जालियां लगी हुई, ढेर सारी हो सकती है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये वाई एक्सिस में मैंने छोटे छोटे स्लिट्स लगाए हैं। स्लिट का मतलब होता है सुराख, ये चीरे। जो स्लिट का लिटरल मीनिंग है वो चीरा है। मैंने इस जाली के बीच में ना, मतलब इस पूरी दीवार में चार चीरे लगाए हुए हैं, चार लेंस लगाई हुई है, चार जगह से लाइट आगे जा सकती है। बेसिकली पोलराइड फिल्टर है। अब होगा क्या, लाइट लैंप से निकलेगी, यहां से जब आगे आएगी ना, तो लाइट के पार्टिकल्स एक्स एक्सिस में मूव हो रहे होंगे और वाई एक्सिस में भी। सुनिएगा, लाइट के पार्टिकल एक्स में भी जा रहे हैं और वाई में भी जा रहे हैं। अब जब एक्स एक्सिस में जाएगी यहां से लाइट, आपको नजर आ रहा है सर एक्स एक्सिस में तो चीरे है ही नहीं, एक्स एक्सिस के सुराख तो है ही नहीं, एक्स एक्सिस वाली लाइट वहां पे जाके ही रुक जाएगी। एक्स एक्सिस आगे से ट्रांसफर, वो एक्स एक्सिस फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक हुआ या इलेक्ट्रिक हुआ, वो बात की बात है। वो एक्स एक्सिस वाली लाइट जो आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट की पार्टिकल जा रहे हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, वो वहां से आगे ट्रांसफर नहीं होगी। चीरों से कौन सी लाइट निकलेगी, जो वाई एक्सिस बनाते हुए जा रही है, वो चीरों से पास होके, वो स्लिट से पास होके सामने चली जाएगी, और एक एक्सिस पे हमें लाइट मिलेगी जिसको हम पोलराइज्ड लाइट का नाम देते हैं। बात समझ आई होगी उम्मीद करता हूं। फिर सुनिएगा, लैंप से निकले हमारी लाइट अनपोलराइज्ड लाइट, उसके सामने पोलराइड फिल्टर रखा जिसमें चीरा लगाया हमने वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस के लाइट पार्टिकल्स निकल गए, एक्स एक्सिस के क्यों ना निकले सर, एक्स एक्सिस के पार्टिकल्स के साथ क्या मसला था कि वहां पे चीरा नहीं था। जब चीरा नहीं था तो वो वहां से पास आउट नहीं हो सके। तो इसके साथ थ्योरी आप लोगों ने खुद लिखनी है, मैं आपको कॉल आउट कर लेता हूं कि बहुत इजी सा पॉइंट है, आपने यहाँ पे लिखना है, लिखिएगा। मैं आपको कॉल आउट करता हूं। अ पोलराइड फिल्टर अलाउज ओनली वन प्लेन लाइट waves to pass through and bake to the other plane। ठीक हो गया कि पोलराइड फिल्टर सिर्फ एक ही उसको अलाउ करेगा। ये बुक से हटा के थ्योरी बता रहा हूँ। अ पोलराइड फिल्टर अलाउज ओनली वन प्लेन लाइट waves to pass through and bake of the other plane when unpolarized light passing through the polarized filter। जब अनपोलराइज्ड पोलराइड फिल्टर से गुजरेगी फिर क्या करेगी, इट्स इंटेंसिटी रिड्यूस। जाहिर सी बात है कि एक लाइट बहुत शिद्दत की है, तो जब वो पोलराइज्ड फिल्टर से गुजर के अगले फिल्टर में चली जाएगी तो ऑफ कोर्स उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत में कमी आ जानी है। फिर ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। ये दो पॉइंट्स आपने साथ लाजमी लिखने हैं।
फिर एक आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, मेलुस लॉ, MELUS लॉ। ये क्या कहता है? मेलुस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा लॉ है। वो इस बारे में लिखता है कि अगर उस पोलराइज्ड लाइट को आप अगेन वहां से पास कराएंगे, ये जो पोलराइज्ड लाइट आपके पास आ गई, इसकी इंटेंसिटी, जाहिर सी बात है ये लाइट यहाँ से बहुत स्पीड में जा रही थी, लेकिन वाई एक्सिस पे जा आगे गई, एक्स एक्सिस के पार्टिकल तो रुक गए, उसकी इंटेंसिटी में कमी आई, उसकी शिद्दत में कमी आई। जब उसकी शिद्दत में कमी आई तो मेलिस लॉ कहता है कि अगर वो उस लाइट को दोबारा पोलराइज्ड फिल्टर से निकालेंगे, गुजारेंगे, तो फिर उसकी a polarized light passes through the another polarized, the intensity of light depends upon the angle theta between the axes. Polarized मतलब आपके पास पोलराइजेशन डिपेंड करेगी किसके? एंगल थीटा के। ठीक हो गया। आई इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आपके पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? कॉज ऑफ थीटा के। थीटा का क्या मतलब है? कॉज ऑफ थीटा का क्या मतलब है? तो मेरी बात जरा समझिएगा। देखें, दोबारा ये पोलराइज्ड लाइट बन गई। अगर आप इसके सामने मिसाल के तौर पे दोबारा स्लिट रखेंगे, ये पोलराइज्ड फिल्टर आप दोबारा रखेंगे, वाई एक्सिस के चीरा रखेंगे, तो अब लाइट में तो ऑलरेडी कमी आ चुकी है। जब उसमें कमी आ चुकी है, लाइट जिस शिद्दत की आई है, तो एक्स एक्सिस तो है नहीं, लाइट में ऑलरेडी उसमें जो है ना उसकी पावर में कमी आई है, तो एक्स एक्सिस तो है नहीं, वाई एक्सिस तो ऑलरेडी पास हो जाएंगे। वो कहता है ये डिपेंड करता है थीटा पे। मालूम क्या कहता है? ये थीटा पे डिपेंड करता है, जिसकी आपने लाजमी लिखनी है कि if polarized light passes through, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, if polarized light passes through the polarized filter, the intensity of light depends upon the angle theta, कि इसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पे? थीटा पे। अब थीटा से क्या मुराद है कि अगर मैं पोलराइज्ड लाइट के सामने, जो मेरे पास पोलराइज्ड लाइट आ गई है फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस की, उसके सामने मैं स्लेट को ऐसे रखूं, थोड़ा टेढ़ा करके रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, अब जाहिर सी बात है अगर मैंने स्लेट इसको ऐसे रखी तो फिर तो वाई एक्सिस की लाइन चली जाएगी, गुजर जाएगी, फिर उसमें इंटेंसिटी में मजीद कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं लाइट उसको, इस स्लिट को थोड़ा टेढ़ा कर दूं, ये मेरा हाथ आप स्लिट समझे या पूरी ये पोलराइज्ड फिल्टर समझे, इसको पोलराइज्ड फिल्टर समझे और ये उंगलियां स्लिट समझे। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो लाइट पार्टिकल सारे गुजर जाएंगे। अगर मैं उंगलियों को थोड़ा ऐसे कर दूंगा तो फिर ऑफ कोर्स उसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी। तो ये याद रखें, मेलिस लॉ क्या कहता है कि I is directly proportional to cos of theta, तो I is directly proportional to cos square theta। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके बारे में आपने लाजमी लिखना है। I इंटेंसिटी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? cos स्क्वायर थीटा के। तो अब इसके बाद I is directly proportional to cos square theta and I is equal to, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें, I नॉट लगा लें, cos square theta, और इसके बारे में बताया थीटा इज द एंगल एंड I नॉट इज द इंटेंसिटी, शिद्दत, इंटेंसिटी शिद्दत होती है, ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। ऑफ कोर्स देखें बात समझ आ गई होगी आपको कि मैं अगर उस खिड़की का, ये मेरे स्लिट्स, ये उंगलियां स्लिट समझें, अगर इनको तो मैं ऐसे रखूंगा वाई एक्सिस गुजर जाएगा, अगर मैं इनको टेढ़ा कर दूंगा तो वाई एक्सिस की इंटेंसिटी में कमी आएगी, क्योंकि लाइट के कुछ पार्टिकल्स को मेरी उंगलियां रोकेगी फिर। तो ये बात याद रखिए, मेलिस लॉ है, और मेलिस लॉ क्या कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी किसके? कॉस के थीटा के। ये एंगल के, जो एंगल बन रहा होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद इसका दूसरा मेथड, जिसका नाम, दूसरे मेथड का नाम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी छोटा सा है, सुनिएगा बस, समझिएगा, गौर कीजिए बच्चे, जितनी थ्योरी लिखवाई जा रही है इतनी लिखें, बुक से रट्टा मारने से गुरेज करें। ये कोशिश यही होती है कि आप लोगों की आसानी के लिए काम किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि आपको वो बुक से रट्टे मारने की जरूरत है, तो इसलिए आपकी आसानी के लिए काम किया जाता है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है बेसिकली? जब लाइट किसी भी मेटालिक मीडियम से, सॉरी नॉन मेटालिक मीडियम से या वाटर से टकराती है, लिखिएगा, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स, थ्योरी मुझसे नहीं लिखने हो रही, आप लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स, जब लाइट टकराती है किसके? फ्रॉम नॉन मेटालिक सरफेस, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स फ्रॉम नॉन मेटालिक सरफेस, जब किसी नॉन मेटालिक सरफेस से लाइट टकराती है, इट्स मतलब नॉन मेटालिक सरफेस से क्या मुराद है? वाटर और ग्लास, वाटर और पानी से टकरा है, या फॉर एग्जांपल ग्लास किसी शीशे से टकरा है, लाइट पर ऐसे ही आपके पास फिल्टर पड़ा हुआ है, मतलब या आपके पास शीशा है, लाइट यहाँ से आए, यहाँ पे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। लाइट आपके पास आई,
क्या था इसमें? इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, मैग्नेटिक फील्ड भी थी। मैं इस तरह बना के आपको बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों थी। यहाँ पे आगे से टकराई तो क्या हुआ? इट बिकम पार्शियली पोलराइज्ड। तो फिर आपके पास ये एक ही उसमें ट्रेवल करना शुरू होगी। तो लिखिएगा इट बिकम पार्शियली पोलराइज्ड। तो ये आपके पास लाइट फिर क्या हो जाती है? पोलराइज्ड हो जाती है सर। रिफ्लेक्शन से जब आपके पास जो लाइट आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं, तो एक्स वाई दोनों एक्सिस बना रहे होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों बना रहे होते हैं। तो ऑलरेडी एक फील्ड को ऑब्जॉर्व कर देता है वाटर। ठीक है जी। वाटर इट्स वन प्लेन इज ऑब्जॉर्व, ये लिख लीजिएगा साथ, इट्स वन प्लेन इज एब्जॉर्ब। उसका एक प्लेन एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, जल्ब कर दिया जाता है, और वो सिर्फ एक प्लेन में, लाइक एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, वहां से आगे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि यार वो बेचने वाले कहते हैं यार ये पोलराइज सन ग्लासेस है। तो पोलराइज सन ग्लासेस होती क्या, करती क्या है? पोलराइज सन ग्लासेस बेसिकली आपके पास क्या करती हैं? पोलराइज सन ग्लासेस आपको धूप की शिद्दत में, जो ऊपर से आपके पास सन, सूरज से धूप आ रही होती है ना, वो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना रही होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते बनाते वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में नीचे आ रही होती है। तो पोलराइज सन ग्लासेस क्या करती है? उसको एक एक्सिस खत्म कर देती है, एब्जॉर्ब कर देती है। जब ऑफ कोर्स एक एक्सिस खत्म होता है तो धूप की शिद्दत में, इंटेंसिटी में कमी वाक़ई हो जाती है, और जब उसकी कमी हो जाती है तो फिर आपको वो परेशान नहीं कर पाती। तो इसके नीचे छोटा सा पॉइंट लाजमी लिखिए, पोलराइज्ड सनग्लासेस रिड्यूस द ग्लेज बाय ब्लॉकिंग अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, पोलराइज्ड सनग्लासेस क्या करती हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट को उसकी शिद्दत में कमी ले आती हैं। इसके बाद हम यूजेज लिखने जा रहे हैं, यूजेज ऑफ पोलराइज्ड लाइट। बस 3 यूजेज का छोटा छोटा यूजेज लिखते हैं और इसको खत्म करेंगे। यूजेज ऑफ पोलराइजेशन लिख लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था। आई डोंट थिंक सो कि इट्स डिफिकल्ट, बट जो चीज़ आपको लिखवाई जा रही है ना, आपने कोशिश करना है इसको इसी फॉर्म में लिखें। और इसके स्टार्ट में नंबर आ रहे होते हैं, एडमिन्स को मैसेज करके। एजुकेशन विद हमजा एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसपे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की मेरे अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास आते हैं, और इनकी तमाम पीडीएफ्स आती हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का डेटा, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी बोर्ड का डेटा आपको मिलता है। तो लाजमी जो है ना, ये आपकी आसानी के लिए काम करवाए जाते हैं। तो कोशिश करें कि खुद बीएड हो, अपने चाहने वालों को, अपने अजीज़ों कारब को बताएं, ताकि आपकी आसानी के लिए जो इनिशिएटिव उठाया गया है उसमें हम पूरा उतर सकें। अब इसके बाद हम यूजेज लिखते हैं। यूजेज ऑफ पोलराइजेशन तो इस्तेमाल कहाँ होता है? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज, पोलराइज फिल्टर्स। पोलराइज्ड फिल्टर्स आर यूज्ड। छोटी छोटी यूजेज है बच्चे, बुक से जो आपके पास यूजेज हैं हम उसको, उसने बहुत ज्यादा वो किया हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि इतनी ज्यादा चीजों को ना लिखें। पोलराइज यूजेज आर, पोलराइज फिल्टर्स आर यूज्ड इन कैमरास टू मेक द क्लियर इमेज। पोलराइज फिल्टर्स आर यूज्ड इन कैमरास, कहाँ का इस्तेमाल की जाती है जी? आपके कैमरे जो हैं, कैमराज टू मेक क्लियर इमेज। आपने देखा होगा, आप नेकेड आई से आपकी कोई जो है ना, आप किसी विजन को देखें, आपको सही शायद नजर ना आ रहा हो, बट कैमरा से देखें, आप अक्सर सूरज को देखें, उसको, चांद को रात के वक्त, तो वो आपको नेकेड आई से उस तरह या नहीं नजर आ रहा होता। या सूरज को देखें सुबह के टाइम, तो नेकेड आई से आप उसको देख नहीं पाते। तो पोलराइज फिल्टर कैमरे में इस्तेमाल हुए होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें उसकी एक क्लियर इमेज मिल जाती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरा, स्ट्रेस एनालिसिस इन, स्ट्रेस एनालिसिस, बल्कि ये स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी पिछले साल आया था। ठीक है, स्ट्रेस एनालिसिस, दूसरी इसका नाम हेडिंग बना लें, स्ट्रेस एनालिसिस इन प्लास्टिक्स। जो आपके पास प्लास्टिक चेयर होती है ना, बेसिकली ये आपके पास, इसमें प्लास्टिक में क्या किया जाता है कि वहां पे पोलराइज्ड लाइट को फेंका जाता है। जैसे आपके पास ये पूरा एक, फॉर एग्जाम्पल इसको प्लास्टिक समझे, तो ये जब पोलराइज्ड लाइट को फेंका जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि जहां से ये क्रैक पड़े होते हैं, तो वो वहां से क्रैक हमें बआसानी नजर आ जाते हैं। तो इसके लिए छोटी सी बात लिखिएगा, in plastic industry, polarized are used to perform stress test on transparent plastics. As light passes through the plastic, जब लाइट उस प्लास्टिक से गुजरती है, स्ट्रेस क्या होता है? जब when light passes through the plastic,
स्ट्रेस एरिया कैन बी लोकेटेड। जिस जगह पे स्ट्रेस होती है, जो एरिया आपके पास वहां पे टूटा हुआ होता है, वो फौरन जो है ना वहां पे नजर आ जाता है। स्ट्रेस एरिया कैन बी लोकेटेड। इस टाइम रात के 1 बज रहे हैं, तो मुझसे लिखने में थोड़ी सी आलसी महसूस हो रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ नहीं आ रही होगी। आपने इसको 0.5x में लगा के इसकी तीसरी यूज लिख देना है। रात के 1 बजे का टाइम है। और इसके बाद फ्लोराइड फिल्टर्स, बस तीसरा इसका यूज आपने लाजमी लिखना है। आपको शायद मेरी आंखों से महसूस भी हो रहा हो कि नींद की शिद्दत है, बट 2-3 दिन हो चुके थे, टाइम नहीं मिल रहा था, लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे, तो मैंने लेक्चर अभी रिकॉर्ड किए। तीसरा इसका यूज लिख लें, पोलराइड फिल्टर्स आर यूज्ड, पोलराइज लिखना नहीं हो रहा, चलेंगे, पोलराइज फिल्टर्स आर यूज्ड इन entertainment industry to make 3D मूवीज के लिए भी पोलराइड फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो एनिमेशन बनाई जाती हैं उसके लिए भी आपके पास पोलराइड फिल्टर इस्तेमाल होते हैं। यूजेस आ जाती हैं तो भाई ये 3-4 यूजेस जो आपको बताई गई हैं इनफ है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक है। आफ्टर दैट इंशाल्लाह हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, डायफ्रैक्शन। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इस चैप्टर आपको आसानी से समझ आया होगा। इस चैप्टर में से आपके पास जो मर्जी बोर्ड है कंफर्म लॉन्ग आएगा, तो लिहाजा कोशिश करें अच्छा समझें। कुछ चीज ना समझ आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।